हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू की फॉर स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी भर्ती का जो है 3 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है थर्ड शिफ्ट के ही 100% रियल आंसर की के साथ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला जो क्वेश्चन है वह पूछा गया था आप लोगों से कि एक ही जहाज़ में 6008 कारों को लोड करने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाला भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात बंदरगाह कौन सा बनाया गया है। तो देखिए, हाल ही में जो मुद्रा पोर्ट है उसने एक ही पोत यानी वेसल में 6008 कारों को लोड करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है और भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बन गया है। तो वो कौन सा पोर्ट है? वह मुद्रा पोर्ट है। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जिन्होंने मुद्रा पोर्ट को टिक किया है उसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आप लोगों से कि वर्ष 2026 में यहाँ पर गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई। तो देखिए, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म जो है वह 7 मई 1861 को हुआ था। इस आधार पर 2026 में उनकी 165वीं जयंती हो जाएगी। जैसे 2026 माइनस 1861 करेंगे तो 165 आ जाएगा। तो इस वर्ष 165वीं जयंती उनकी जो है मनाई गई, जो कि यहाँ पर 7 मई 2026 को मनाया गया। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था कि वर्ष 2026 में कला के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कुछ इस तरीके के आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए, अगर इसके डिटेल में बात करें तो प्रसिद्ध शास्त्रीय वायलिन वादक सुश्री एन राजन यानी इनको जो है कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो आप देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका राइट आंसर जो बनेगा वह सुश्री एन राजम जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है अगले शिफ्ट में कि जो वायलिन वादक सुश्री एन राजन है तो इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, लेकिन ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये जो है कला क्षेत्र से संबंधित थे। तो ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि NIMHANS निम्हांस मुख्य रूप से किस चिकित्सा और अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस इसका फुल फॉर्म है, जो कि मुख्य रूप से मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान यानी मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान यानी मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले शिफ्ट में आप लोगों से इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, और इसी के नाम में ही इसका क्षेत्र विदित है। यहाँ पर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा है। कुछ इस तरीके से 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए थे। तो देखिए, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस है वह प्रमुख 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट से संबंधित है, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन। ये 4 जो है टेनिस टूर्नामेंट हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कौन सा? ग्रैंड स्लैम, विंबलडन, ATP और डेविस कप। तो क्या राइट आपका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी विंबलडन चैंपियनशिप आपका राइट आंसर होगा। इस ऑप्शन को जिन्होंने टिक किया है उनका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था कि मिलानो कोर्टिना 2026 की शीतकालीन ओलंपिक में किस देश ने कुल 41 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। तो देखिए, नार्वे जो देश है उसने शीतकालीन ओलंपिक खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 41 पदक हासिल करा और पदक तालिका में पहला स्थान
प्राप्त किया। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था कि अगस्त 2026 में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी सीजीडीए के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया। तो देखिए, अगर डिटेल में बात करें तो श्री अनुग्रह नारायण दास ने भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी सीजीडीए का पदभार संभाला है। तो यहाँ पर आपका अनुग्रह नारायण दास जो है ए ऑप्शन में ही दिया गया है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था कि वर्ष 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MEIT बाई द्वारा आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली के किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो देखिए, ये जो MEIT बाई द्वारा आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन है वह नई दिल्ली के भारत मंडपम यानी प्रगति मैदान में किया गया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में आपको मिल जाता है, तो यही सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपके साइंस से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुरुष प्रजनन निषेचन तंत्र से संबंधित नहीं है, यानी यहाँ पर मेल से आपको खोजना है कि कौन सा संबंधित नहीं है। कुछ इस तरीके से आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए, जो डिम्ब वाहिनी है फैलोपियन ट्यूब वह महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। यहाँ पर जो डिम्ब वाहिनी है ये महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा है, जहाँ अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होता है। बाकी शुक्राणु, वृषण और शुक्रवाहिका ये पुरुष प्रजनन तंत्र के भाग हैं। तो यहाँ पर पुरुष की बात की जाए तो शुक्राणु, वृषण और शुक्रवाहिका ये पुरुष के हैं, लेकिन डिम्ब वाहिनी फैलोपियन ट्यूब ये महिलाओं में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि पेड़ के तने की मोटाई चौड़ाई में वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है। तो देखिए, पार्श्व विभज्योतक जिसको अभी फर्स्ट शिफ्ट में डिस्कस किए थे, तो पौधे के तने और जड़ों की परिधि या मोटाई को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो यहाँ पर आपका पार्श्व विभज्योतक यानी कैम्बियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि पानी में डूबी हुई लोहे की कील या पानी से भरे बर्तन की तली थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, यह किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है। तो देखिए, आप लोगों को बता दें कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम यानी पानी से विरल माध्यम वायु में प्रवेश करती हैं तो वे अविलंब से दूर हट जाती हैं और प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की इसी घटना के कारण वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा, यानी प्रकाश के अपवर्तन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिल जाता है। तो यही आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि केंद्रीय बजट 2026-27 में भारी उद्योगों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज यानी CCUS तकनीक को वास्ते अगले 5 वर्षों में कुल कितने करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर जो है टोटल 20,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। सी ऑप्शन में मिल जाता है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि आयरन ऑक्साइड के अयस्कों को अशुद्धियों से सांद्रित या अलग करने के लिए मुख्य रूप से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो आयरन ऑक्साइड के अयस्कों को अशुद्धियों से अलग करने के लिए यहाँ पर चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर लोहे के अयस्क, जैसे हमको जब अयस्क के रूप में लोहा मिलता है जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, तो उनमें चुंबकीय गुण होते हैं, जबकि उनकी अशुद्धियों में अचुंबकीय गुण होता है। तो इसलिए इन्हें अलग करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि यानी मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का उपयोग किया जाता है और उनमें प्रवाह किया जाता है। तो ऊपर चुंबक लगे होते हैं, तो क्या होता है कि मेटल को वो डिटेक्ट करके अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन अशुद्धियाँ आगे निकल जाती हैं।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि जंतुओं को भोजन के ऑक्सीकरण यानी श्वसन के बाद ऊर्जा मुख्य रूप से किस रूप में प्राप्त होती है, जिसे कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। तो देखिए, अगर डिटेल में बात करें तो कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन के दौरान भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा यानी जो एटीपी होता है, एडेन एडेनोसाइन ट्रिफोस्फेट के रूप में उत्पन्न और सिंचित होती है। इसलिए एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपका ट्राइफॉस्फेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि घने जंगलों या मैदानी इलाकों में रहने वाले पक्षियों की तुलना में पर्वतीय क्षेत्रों के पक्षियों के पंख और मांसपेशियां अधिक मजबूत होती हैं, उसका रीजन क्या है। तो देखिए, अगर डिटेल में बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई पर हवा विरल होती है, कम वायु घनत्व और हवा का प्रवाह बहुत तेज होता है। ऐसे में चुनौतीपूर्ण वातावरण में उड़ान भरने और संतुलन बनाए रखने के लिए पर्वतीय पक्षियों को पंख और मांसपेशियां अधिक मजबूत होती हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, विरल हवा यानी कम वायु दाब और तेज हवाओं के बीच लंबी दूरी तक उड़ान भरने के लिए जो है यहाँ पर कारण होता है, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि तेल और पानी को आपस में मिलाने पर किस प्रकार का मिश्रण होगा। तो यदि हम तेल और पानी को आपस में मिलाते हैं तो वे क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, यानी एक दूसरे में मिलते नहीं हैं और मिलाने पर अलग अलग परतें बन जाती हैं। ऐसे मिश्रण जिनके घटक समान रूप से मिश्रित नहीं होते हैं और स्पष्ट सीमाएं दिखाते हैं उन्हें विषमांगी मिश्रण कहते हैं, यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। तो विषमांगी मिश्रण यहाँ पर बी ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वो मिल जाते हैं तो वो समांगी यानी हीमोजीनियस मिक्सचर कहलाएंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि केकड़े और केचुआ के शरीर पर बाहरी सख्त या सुरक्षात्मक परत होने का मुख्य जैविक कारण क्या है। तो देखिए, जो जीवों के शरीर पर पाए जाने वाली वह सुरक्षात्मक परत होती है तो उनके कोमल आंतरिक अंगों की रक्षा करती है, शरीर से जल की हानि को रोककर नमी बनाए रखती है और शरीर को ढांचागत सहारा यानी स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करती है। तो यह आंतरिक अंगों की रक्षा करती है, नमी बनाए रखती है और शारीरिक सहारा देती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था कि परमाणु संरचना के संदर्भ में न्यूट्रॉन की प्रकृति और स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, जो न्यूट्रॉन होता है वह एक आवेशहीन यानी उदासीन मूल कण है और यह परमाणु के केंद्र यानी नाभिक न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ स्थित होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आवेशहीन यानी उदासीन होता है और नाभिक के केंद्र में रहता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल पूछा गया था आप लोगों का कि यदि कोई पिंड 30 सेंटीमीटर की दूरी से 1.5 घंटे में तय करता है, यानी जो 30 सेंटीमीटर की दूरी है तो यदि कोई पिंड उसको 1.5 मिनट में तय करता है तो औसत चाल स्पीड क्या होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, औसत चाल बराबर क्या होता है, तय की गई दूरी बटा लगा उसमें समय। तो 1.5 घंटा लगा है तो डायरेक्ट घंटे में दिया गया है तो हमको कन्वर्जन नहीं करना है, डायरेक्ट काट देना है। तो आपका क्या हो जाएगा 20 मिनट आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है 20 मिनट यहाँ पर बी ऑप्शन में मिल जाता है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसमें बेकिंग सोडा का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है। तो यह क्या करता है आप लोगों को बता दें डिटेल में, यहाँ नीचे डिटेल में हमने नोट किया है कि जो आपका सोडा एसिड अग्निशामक होता है उसमें बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करके तेज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह आग के चारों ओर का आवरण बनाकर यानी एक
ढकनी बनाकर उसे ढक देती है, तो जिससे क्या है उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है और जिस कारण वहाँ पर आग बुझ जाती है। तो यहाँ पर आपका जो बेकिंग सोडा का यूज करने का रीज़न है, तो यह अम्ल के साथ मिलकर तीव्र गति से कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पर्यावरण में अजैव निम्नीकरण यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्टों का मुख्य प्रभाव या कार्य क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट जो होते हैं वह सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित नहीं होते हैं, इस कारण वे पर्यावरण में लंबे समय तक जमा रहते हैं और मृदा या पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनते हैं। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं वायुमंडल, राइट आंसर ऑप्शन में ही नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा यानी ये जो है पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनते हैं। मृदा और पर्यावरण मिट्टी को भी प्रदूषित करते हैं और पर्यावरण को भी। तो यहाँ पर ये क्या है कि ज़्यादा लंबे समय तक बने रहते हैं क्योंकि ये प्लास्टिक होते हैं। तो ये क्या है कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनके द्वारा ये ख़त्म नहीं होते हैं, इसलिए पर्यावरण में संचित होकर लंबे समय तक प्रदूषण फैलाते हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि समान वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरी तरह से सत्य है। तो देखिए समान वृत्तीय गति में वस्तु की चाल निश्चित होती है, स्थिर रहती है, लेकिन वृत्ताकार मार्ग पर हर बिंदु पर गति की दिशा बदलने के कारण उसका वेग यानी वेलोसिटी निरंतर बदलता रहता है। तो यहाँ पर आपका चाल और वेग दोनों लगातार बदलते हैं, तो नहीं, चाल स्थिर रहती है लेकिन वेग लगातार बदलता रहता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो इन चार ऑप्शनों में देखा जाए तो हमारा एल्युमिनियम जो है सबसे अच्छा चालक है। इसका अगर टंगस्टन से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छी जो है चालकता होती है। जैसे टंगस्टन, एल्युमिनियम, नाइक्रोम और लोहा में एल्युमिनियम की विद्युत प्रतिरोधकता जो है सबसे कम होती है, इसलिए इनमें विद्युत धारा का प्रवाह सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चालक माना जाएगा। तो दोस्तों हमें टोटल इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे आप लोगों के द्वारा। आप लोगों ने जो भेजा है उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है। अब कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको बदलाव दिख सकता है। वो होता क्या है कि जब स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाते हैं, आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम के बाद आते हैं तो एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन नहीं पता होता है, तो आप संबंधित क्वेश्चन बताते हैं तो उसी हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पर बनाया जाता है। साथ ही आप लोग ऑप्शन भी नहीं बताते हैं, तो ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन में आपको डिफरेंस मिल सकता है, लेकिन जो आपका राइट आंसर है चौथा, वो आपका हमेशा 100% रियल रहता है। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एग्ज़ाम के बाद आप लोग हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।